हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट में। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हमने एनाटॉमी डिस्कस किया, एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी के पार्ट्स डिस्कस किए, फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी के पार्ट्स डिस्कस किए। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम रहेगा, जिसमें तुम्हारे प्लेन, पोजीशन, व्यू, बॉडी कैविटी, सारी चीजें हमने डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके सारे नोट्स आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम में सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसका पहला वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, या तो आप यूट्यूब के होम पेज में जाके आप सर्च कर लीजिएगा। इसे देखने से पहले इसका फर्स्ट लेक्चर देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। डिस्कस करने से पहले हम एक आपसे ये बोलना चाहते हैं कि भाई आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं कि जिनको अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है, जिनको अपनी कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है, उन्हें मंजिल तक पहुंचने में किस्मत भी नहीं रोकती। तो आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करिए और जी जान लगा दीजिए अपने सपनों को और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना पैसों के सिर्फ एक ही पर्सन है जो आपको प्यार कर सकता है, वो है आपकी माँ या आपके पेरेंट्स। बाकी दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आपको बिना पैसे के प्यार करे, ठीक है। और दो ही पर्सन आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, या तो आपका टीचर होगा और या तो आपके माँ बाप होंगे। ये दोनों लोग कभी भी जो है आपके कामयाबी से या आपके उससे कभी भी ना तो जेलस फील करेंगे, ना तो जलेंगे, कुछ भी। यही हमेशा आपको कामयाब देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं। हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है बच्चों, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसका डेवलप हुआ कैसे, वो कैसे जो है बने, वहां तक कैसे पहुंचे, पूरे होल ऑर्गेनिजम्स तक कैसे पहुंचे। तो हम जानते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स किससे बना है? मैटर से। अब मैटर क्या है भाई? ये किस जानवर का नाम ले लिया हमने, मैटर क्या आया? पर मैटर बच्चों क्या है? मैटर किसी जानवर का नहीं नाम है, मैटर से ही पूरा यूनिवर्स बना है। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, मैटर का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ से ही सारा यूनिवर्स तुम्हारा बना हुआ है, जिसमें तुम्हारा ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाते, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपकी बॉडी भी तो किससे बनी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस से ही तो बनी है। लाइक आपकी बॉडी में गैसेस भी होती हैं, लिक्विड भी है, सॉलिड पार्ट भी है। तो तीनों चीजें से मिलके आपकी बॉडी बनी है ना, तो एक तरीके से मैटर से ही तो बनी है। मैटर क्या है? मैटर बच्चों ये है जो जिस भी चीज या जो भी चीज एक वेट कैरी कर रहा, उसमें कोई वजन है, कोई भार है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस घेर रहा, तो वो क्या है बच्चों? मैटर है। क्या है? मैटर है। तो आपकी बॉडी में भी तो कोई वेट है, आपकी बॉडी में, या कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी तो कोई वेट है नहीं है? तो वो भी क्या है बच्चों? मैटर है। अब मैटर बना कैसे? मैटर बना कैसे? तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट का नाम है एटम। मैटर की सबसे छोटी यूनिट का नाम है एटम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और बहुत सारे एटम मिलके, ये जो एटम है बच्चों, ये बहुत सारे मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल। इसको ऐसे समझिए आप कि हमारे फैमिली में मेंबर होते हैं, कई सारे मेंबर मिलके एक फैमिली बनाते हैं। यस और नो? कई सारे मेंबर मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? फैमिली। कई सारी फैमिली मिलके गांव बनाती है, कई सारे गांव मिलके क्या बनाते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक स्टेट बनाते हैं, कई सारे स्टेट मिलके एक
लाइक कंट्री बनाते हैं और कई सारे कंट्री मिलके पूरा वर्ल्ड बनाते हैं। तो इसको ऐसे समझिए। तो आप समझ गए एटम क्या है बच्चों कि एटम एक ऐसी यूनिट है जो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने एक पेन लिया, अगर हम इसको डिवाइड करना शुरू कर दे, तोड़ना शुरू कर दे आधे आधे से, तो अब इसको 20 से तोड़ना शुरू कर दे, अब तोड़ते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी कि फिर उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वही पार्टिकल्स क्या है बच्चों, एटम है। इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ओके बच्चों, फिर वो बहुत सारे मिलके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं। ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं। और बहुत सारे सिमिलर सेल मिलके क्या बनता है बच्चों, टिश्यू। सिमिलर सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन। और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और देन आपका ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी जीव हो, वो बनता है। देन आप जानते हैं बच्चों कि हमारा बॉडी भी तो किससे मिलके बना है, मैटर से ही। तो जैसे आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, मैटर ही तो है। ऑक्सीजन क्या है, मैटर ही तो है। कार्बन क्या है, मैटर ही तो है कि नहीं। ऐसे प्रोटीन में भी है, सब कार्बन से मिलके बना, बहुत सारी चीजों से मिलके बना। तो एक तरीके से आपकी बॉडी भी तो मैटर ही हुई ना। ओके बच्चों, चलो। Our bodies are organized at many different levels. Many different, बहुत सारे चीजों से मिलके बना होता है। The level of organization living things from smallest to largest are. देखो अब हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट से लेके बहुत लार्जेस्ट उसके यूनिट की तरफ चलेंगे। मतलब देखो एटम से लेके ऑर्गेनिजम्स तक कैसे पहुंचे। एक छोटे से एटम से, इतना छोटा है बच्चों कि माइक्रोस्कोप पे भी नहीं दिखेगा एटम। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो इतने छोटे एटम से हम ऑर्गेनिजम्स तक कैसे पहुंचे, हम वो डिस्कस करने वाले। एटम्स आर डिफाइंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। हमने बताया कि एटम क्या है बच्चों की बेसिक बिल्डिंग ऑफ मैटर है। मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है बच्चों, एटम है। मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है बच्चों, एटम है। मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ वन आर मोर एटम्स। मॉलिक्यूल कब बनता है, जब एक या दो या दो से अधिक तुम्हारे एटम हो जाते हैं, तब बन जाता है तुम्हारा मॉलिक्यूल। Organelles, an organelle is a subcellular structure that has one or more specific jobs perform the cell. जैसे मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया, सेल चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा बच्चा वो जाके सेल चैप्टर पढ़ो। तो सेल चैप्टर में मैंने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाया था। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है बच्चों कि उनका सबका एक स्पेसिफिक जॉब है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनका सभी का जो है एक स्पेसिफिक जॉब है कि नहीं भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी का एक स्पेसिफिक जॉब है। तो वो सारी चीजें मिलके ही तो सेल बनाती हैं। ओके, अब सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग सेल, लिविंग बॉडी। यानी सेल क्या है बच्चों, द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट सेल है। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, सेल से। किससे मिलके बने हैं बच्चों, सेल से, सीधी सी बात है। अब टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर। जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एक साथ काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। Organs two or more tissue types of working together. जब दो या दो से अधिक टिश्यू एक साथ मिलके एक काम को करते हैं, एक जगह होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी में स्टमक क्या है, ऑर्गन है। किडनी क्या है भैया, जिसको बेच के आप आईफोन लेते हैं। किडनी को बेच के आईफोन लेने का सपना देखते हैं ना आप लोग। अपनी या दूसरे की बेचनी है बताओ। तो यानी किडनी जो होती है वो क्या आपका ऑर्गन है। लंग्स क्या है आपका ऑर्गन है। हार्ट, हार्ट दिल। तो
मेरे दिल में रहती हो, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। ये दिल क्या है? ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टूगेदर, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखें बच्चे तो कितने सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कितने सारे ऑर्गन्स एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो ऑर्गन सिस्टम। अभी ऑर्गन सिस्टम को हम और देखेंगे बच्चे, जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनका एक बार रिव्यू देखेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है जीव, अ सिंगल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द एबव, मतलब कोई भी एक जीव। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे हम, जानवर लाइक गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, चलो लेट्स डिस्कस। ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है। ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है। अब इनको और डिटेल में देखते हैं। देखो ऑर्गन सिस्टम, द ह्यूमन बॉडी डिवाइड इनटू 11 इंटरकनेक्टेड ऑर्गन सिस्टम, ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर। ये सभी ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं। एक साथ का मतलब भाई बॉडी में एक भी ऑर्गन सिस्टम अगर लाइक कमजोर हुआ या काम करना बंद कर दिया तो समझ लो आप खत्म है। आप खत्म है, या तो आपकी बॉडी में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। एक को दिक्कत हुई तो उसके साथ साथ दूसरे को दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले हम इंटीग्यूमेट्री सिस्टम को देखते हैं। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या है? इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में हम स्किन, हेयर, नेल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसके बारे में बच्चों? हेयर, नेल्स के बारे में स्टडी करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। स्किन का काम क्या है? अगर स्किन ना हो बच्चों, अगर स्किन ना हो तो आपके इंटरनल जो ऑर्गन है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? जैसे मैंने अभी बताया ना, किडनी बेचना, फिर तो ऐसे आदमी ऐसे हाथ डाल के ऐसे निकाल लिया करता। अगर स्किन ना होता ऐसे किडनी निकाल के लेके बेच ही आता। फिर तो आदमी लोग दिल भी देख लेते, भैया दिखाना जरा दिल। स्किन तो है ही नहीं, दिल में दिख जाता। कितने लोग हैं, है? The skeletal system include the bone and joints it provide. skeletal system में bone और joints आते हैं। ये क्या करते हैं? आपके सपोर्ट, प्रोटेक्शन, इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे भाई? एक चीज बताओ, जैसे हमारा हार्ट और लंग्स है वो रिब्स के अंदर है ना, रिब्स के अंदर। अगर ये रिब्स ना होती तो भाई कोई भी चोट पहुंचा जाता, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, है कि नहीं? अब देखो द मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है बच्चों? इंक्लूड स्केलेटल मसल्स एंड इट प्रोवाइड्स मूवमेंट। इंक्लूड स्केलेटल एंड मसल्स एंड प्रोवाइड्स मूवमेंट। ये जो मसल्स है आपकी, ये बॉडी की मसल्स है, यही आपके बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। यही मसल्स ही आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। ओके बच्चों, चलो तो आपकी बॉडी की मसल्स, दैट द मस्कुलर सिस्टम। ओके। नर्वस सिस्टम, ओ हो, नर्वस सिस्टम क्या है बच्चे? इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस, इट प्रोवाइड रेगुलेशन, फंक्शन एंड सेंसरी प्रिसेप्शन। अब इसमें क्या है बच्चों कि आपकी बॉडी या ब्रेन तक जो मैसेज जाता है, जैसे किसी ने आपको टच किया, आपको किसी ने टच किया तो आपको कैसे पता चला कि मुझे किसी ने टच किया? किसी ने आपको गाली दी, ठीक है, तो आपको कैसे पता चले यार ये तो गाली दे रहा मुझको, है कि नहीं? या आप कहीं आपको कांटा लग गया, कांच चुभ गया, तो कैसे आपको पता चलता है कि भैया मुझे ये चीजें हुई है या मुझे कोई चीज सेंस हुई? तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू है। किसके थ्रू? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी से सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन फिर उसको ऑर्डर देता है कि भाई अगर किसी ने आपको ऐसे टच किया और वो सही नहीं है तो फिर आपने खींच के चांटा दिया तो ब्रेन उसको देगा ऑर्डर कि मार। ठीक है,
The endocrine system include hormone producing cells and glands that regulate homeostasis, growth, development. होम्योस्टासिस क्या है बच्चों? होम्योस्टासिस बॉडी बाहरी इन्वायरमेंट से खुद की इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करती है, वो होम्योस्टासिस होता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, अब जैसे आप जानते हैं हार्मोन्स के कारण ही ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। भाई बॉयज में जैसे दाढ़ी मूछे आते हैं, किसके वजह से? हार्मोन्स की वजह से। और बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो सभी लंबाई, हाइट बढ़ती है किसकी वजह से? तुम्हारे हार्मोन्स की वजह से। और हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है बच्चे? ग्लैंड्स, जिसको हम रखते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम में। ओके बच्चा, इतना समझ में आया? ओके। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑक्सीजन टू न्यूट्रिएंट्स द बॉडी। भैया ब्लड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ब्लड का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी। आपकी बॉडी में ब्लड एक ऐसी चीज है, वो कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता। जो आप सांस लेते हैं, जो आप सांस ब्रीदिंग करते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करके आपके हर एक बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो आप खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उस न्यूट्रिएंट्स को भी हर एक बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है, हर एक बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है कि लो भैया खाना आ गया, हवा आ गई, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन आ गया, खाना आ गया, आप लोग एनर्जी रिलीज करो, एटीपी बनाओ। ठीक है बच्चों। और ये ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाते हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स में तुम्हारी वेन, आर्टरी, कैपिलरी आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना आप लोगों को? कैपिलरी क्या है? जैसे आपने कहीं भी हल्का सा पंक्चर किया तो तुरंत ब्लड निकलने लगेगा, कहीं भी पूरी बॉडी में। तो आप जानते हैं कि यार हर बॉडी में पूरी बॉडी में हर जगह जो है कैपिलरी पाई जाती है, इसीलिए तो ब्लड आता है। ओके बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी में बच्चों जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है वैसे एक और फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसको हम लिम्फेटिक लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है, इसमें WBC होती है और ये कलरलेस फ्लूइड होता है। जैसे ये ब्लड का कलर रेड होता है, इसका कलर तुम्हारा कलरलेस होता है। इंक्लूड्स लिम्फेटिक वेसल्स एंड द फ्लूइड, इट इन्वॉल्व द डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन। जो आपकी बॉडी में इंफेक्शन आता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन, पैथोजेनिक इंफेक्शन, उससे WBC फाइट करके आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी बॉडी को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे अभी आप जानते हैं कि अभी सब जब कोविड आया था तो सब लोग ये बोल रहे थे कि इम्यून सिस्टम, कुछ भी अगर इम्यून सिस्टम ये बोल दो कि हार्पिक पीने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो कुछ भी करने को तैयार थे लोग, है कि नहीं? तो बहुत सारी मेडिसिन आई, बहुत सारे मतलब कुछ भी उस टाइम चल रहा था कि बस इसे यूज करने से इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। ओके बच्चों, चल वैसे हार्पिक वाला गलत है, आप लोग मत यूज करना। ठीक है, चलो। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लंग्स एंड एयरवेज, इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन एंड रिलीज टू कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप सांस लेते हैं, सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। अब इस रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके बच्चों। द डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इंक्लूड ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबल द एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट्स जो आप खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में जितने भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन ऑर्गन्स को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, सीधी सी बात है। द यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बोलते हैं, इनको द किडनी, यूरेटर एंड यूरिन ब्लैडर, रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वेस्ट रिमूवल। अब आपकी बॉडी में भैया वेस्ट भी तो जनरेट होगा, नहीं होगा? जैसे यूरिन क्या आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, अब उसे बॉडी के बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए किडनी होता है बच्चों, यूरेटर होता है। किडनी से यूरेटर यूरिन को कलेक्ट करके यूरिन ब्लैडर तक पहुंचाता है, यूरिन ब्लैडर आपका यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ओके बच्चों, तो यानी यूरिन मतलब पेशाब
पेशाब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो पेशाब निकालने में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उसको यूरिनरी सिस्टम में रखते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इंक्लूड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ मेल एंड फीमेल, इट कंट्रोल्स बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड। यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सभी रिप्रोडक्शन सिस्टम में आते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब है कि न्यू इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाना, ठीक है, न्यू न्यू इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाना या उसको वो करना, तो वो सारी चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाती हैं। ओके बच्चों, अब सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया और हमने बहुत अच्छे से ऑर्गन सिस्टम सारे डिस्कस किए, बहुत अच्छे से सारे उसमें जो ओवरव्यू वाला पार्ट है वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स, एब्डोमिनल जो आपका ये वाला हिस्सा है, पूरा पेट वाला हिस्सा है, उसमें कितने रीजन्स होते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। देखो ये मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हम जो है मार्क करते हैं, लेबलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको पढ़ना होता है। लाइक आपको कहीं डिजीज है तो डॉक्टर उसको कहाँ लिखेगा कि पेट में डिजीज है, आप इसकी तो वहां पे एक मार्क करेगा कि भाई इस एरिया में ये डिजीज है, ठीक है। सब डिविजन्स ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन अब देखो सबसे पहले हम रीजन्स देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, रीजन्स देख लेते हैं। तो हम अपने एब्डोमेन को 9 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 ऐसे और 2 ऐसे, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली दो लाइन खींच देंगे। देखो ये हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है बच्चों, एक ये हमने खींच दिया, 2 ऐसे और 2 हॉरिजॉन्टली। ओके बच्चों, तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होगा, जो बीच वाला पार्ट होगा वो एपिगैस्ट्रिक रीजन, फिर वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जस्ट उसके नीचे राइट लंबर रीजन, लंबर मतलब बीच पेट वाला रीजन, फिर अम्बेलिकल रीजन, अम्बेलिकल जानते हो ना जहां नाभि होती है, वो तुम्हारा अम्बेलिकल रीजन हो गया, उसके साइड में फिर लेफ्ट लंबर रीजन हो जाएगा, फिर नीचे वाला राइट इलियक रीजन हो जाएगा, फिर हाइपोगैस्ट्रिक, उसके जो तुम्हारी नाभि है उसके नीचे वाला पार्ट तुम्हारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो जाएगा, फिर उसके साइड वाला बच्चों लेफ्ट इलियक रीजन हो जाएगा। ये तुम्हारे रीजन्स हो गए। अब क्वाड्रेंट्स में क्या करेंगे हम कि एक लाइन वर्टिकली, एक लाइन हॉरिजेंटली, और ये दोनों लाइन एक जगह पे मिलनी चाहिए, वो तुम्हारी नाभि है, वो तुम्हारी नाभि, नाभि में ये दोनों लाइन मिलनी चाहिए। जैसे देखो ये आया ये, और यहाँ पे तुम्हारी क्या है बच्चों, नाभि है, क्या है, नाभि। अब इसके क्वाड्रेंट्स रीजन देख लेते हैं। तो जो राइट वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, अपर मतलब ऊपर वाला क्वाड्रेंट हिस्सा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट मतलब लेफ्ट बाया क्वाड्रेंट हिस्सा, राइट लोअर क्वाड्रेंट, नीचे लाइक राइट लोअर मींस निचले वाला क्वाड्रेंट हिस्सा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये सब डिविजन्स ऑफ एब्डोमेन है, ये क्वाड्रेंट रीजन्स हैं, ये जो है तुम्हारा ये क्वाड्रेंट है, ये रीजन्स है। ओके बच्चों, इतना समझ में आना आपको? ओके अब कुछ हमारे डायरेक्शनल टर्म्स हैं या रीजनल टर्म्स हैं, कुछ हमारे जो डायरेक्शनल टर्म्स हैं या रीजनल टर्म्स हैं या जो है हम देखेंगे बच्चों। जो हमारे डायरेक्शनल टर्म्स हैं कि भाई बॉडी को हम लाइक बैक से कैसे बोलेंगे, आगे से कैसे बोलेंगे, ऊपर से क्या बोलेंगे, नीचे से, जो हम स्टडी करेंगे तो किस साइड से कैसे स्टडी करेंगे, वो सारी चीजें हम इसको, अब ऐसे नहीं है ना किसी को बॉडी को या उसकी पोजीशंस को या बोल दें कि भाई आगे से कैसे स्टडी करेंगे, तो वो चीजें नहीं हम यूज कर सकते। तो यहाँ पे हम डायरेक्शनल, हमारे कुछ टर्म्स हैं जो हम मेडिकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये हर एक मेडिकल पर्सन को आना चाहिए, हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत बेसिक होती हैं, ये सारी चीजें बहुत बेसिक होती हैं। अब सबसे पहले एंटीरियर वेंट्रल, एंटीरियर मींस टुवर्ड्स द बॉडी, फ्रंट चेस्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब ये तुम्हारा क्या है बच्चों, चेस्ट साइड है, ये सामने वाला हिस्सा, ये सामने वाला हिस्सा तुम्हारा वेंट्रल है, एंटीरियर पार्ट है, क्या है, एंटीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट क्या है बच्चों, पोस्टीरियर मींस टुवर्ड्स द बैक, स्कैपुला बोन आर द लोकेटेड इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी।
ये अगर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला आपका क्या है, पोस्टीरियर एंड डोर्सल साइड है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये तुम्हारा क्या है बच्चों, ये वाला हिस्सा तुम्हारा क्या है, पोस्टीरियर साइड है। क्या है, पोस्टीरियर साइड है कि नहीं। ये वाला तुम्हारा हिस्सा जो बैक साइड है वो क्या है तुम्हारा पोस्टीरियर, या आप इसको डोर्सल साइड भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आया ना बच्चों। चलो इसकी और डायरेक्शन और कुछ टर्म्स है, लाइक सुपीरियर। एक तो हमने देखो फ्रंट का देख लिया, बैक का देख लिया, अब हमें देखना है ऊपरी हिस्से को। इस वाले ऊपरी हिस्से को बच्चों क्या बोलेंगे, सुपीरियर। निचले हिस्से को बोलेंगे इंफीरियर। सुपीरियर हिस्से को क्रैनियल बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्रैनियल है। क्रैनियल मतलब ये क्रैनियल, ये खोपड़ी है ना, इसको ऊपर वाले रीजन्स को हम क्रैनियल बोलते हैं। ठीक है, क्रैनियल पार्ट स्कल के। तो क्रैनियल वाला जो हिस्सा है देखो, सुपीरियर और क्रैनियल टुवर्ड्स ऑफ द हेड। हेड मतलब ये हेड, ठीक है। द बॉडी अपर एग्जांपल जैसे हैंड पार्ट ऑफ द सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, जैसे ऊपर वाले हाथ है तुम्हारे, ये अब ये बॉडी तुम्हारी सुपीरियर हो गई, इससे नीचे की बॉडी तुम्हारी इंफीरियर होगी। इंफीरियर को हम कॉर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्डल। दूसरा नाम हम इसका कॉर्डल है। इंफीरियर और कॉर्डल अवे फ्रॉम द हेड, यानी हेड से दूर, हेड से दूर। अवे फ्रॉम क्या होता है, हेड से दूर। लोअर एग्जांपल ऑफ द, एग्जांपल में क्या आ जाएंगे तुम्हारे, फुट आ जाएंगे, इंफीरियर एक्सट्रीमिटी आ जाएंगे, ये सारी चीजें। लाइक ये तुम्हारा पार्ट सारा क्या है, इंफीरियर वाला पार्ट है। ये तुम्हारा बॉडी का पार्ट सब क्या है, सुपीरियर। आया ना इतना समझ में, कितना इजी है। ओके बच्चों, अब देखो मीडियल रीजन। मीडियल रीजन में क्या करते हैं हम कि एक ना सेंट्रल लाइन डिवाइड कर देते हैं। एक हम अपनी बॉडी में बीच से एक सेंट्रल लाइन डिवाइड कर दे। अब सेंट्रल लाइन में क्या है, जो मीडियल पार्ट है बच्चों, जो मीडियल पार्ट है यानी नियर द मिड लाइन, नियर द मिड लाइन, ये हमने मिड लाइन खींच दिया ना। और लेटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन। अब देखो यहाँ पे मीडियल मींस टुवर्ड्स द मिडल और सेंटर, यानी मीडियल मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। अब ये वाला रीजन तुम्हारे सब क्या है, मीडियल है। जैसे द चेस्ट ऑफ द मीडियल और हम, ये आर्म, ये सारी चीजें आपकी क्या है, मीडियल है। लेटरल क्या है, लेटरल मतलब ये जो मिड लाइन है बच्चों, उससे दूर वाला हिस्सा, उससे दूर वाला हिस्सा तो आपके हैंड ही है, क्या है, हाथ है ना, अपर लिम्ब। वो क्या है, आपकी बॉडी से दूर है ना। अवे फ्रॉम द मिड लाइन द बॉडी, जैसे अपर लिम्ब, सीधी सी बात है, अवे फ्रॉम है ना, दूर है ना, इस मिड लाइन से दूर है, नहीं दूर है। अब ये वाला पूरा हिस्सा आपका इसके मिड लाइन के पास है, तो इसलिए मिड तुम्हारा मीडियल हो गया, मिडल। और लेटरल क्या है, दूर है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। चलो प्रॉक्सिमल इस क्या है, प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द नियरेस्ट ऑफ मिड लाइन ऑफ द बॉडी। प्रॉक्सिमल एंड द इंड ह्यूमरस, ये जॉइंट्स है बच्चों, जॉइंट्स विद द स्कैपुला, यानी जो ह्यूमरस बोन है ना, ये हाथ के ऊपर वाली बोन क्या है, ह्यूमरस बोन होते। ह्यूमरस का जो जॉइंट है स्कैपुला से है। किससे है बच्चों, स्कैपुला। तो स्कैपुला तुम्हारा प्रॉक्सिमल हिस्सा हो गया। एक तरीके से देखा जाए कि नियरेस्ट द मिड लाइन, अभी हमने देखा था मिड लाइन क्या है, ये वाला तुम्हारा हिस्सा मिड लाइन है। तो मिड लाइन के नियरेस्ट कौन है, पास में कौन है, ये वाला हिस्सा है ना आपका प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल तुम्हारा नियर द मिड लाइन हो गया। अवे फ्रॉम मिड लाइन तो ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला पार्ट तुम्हारा हो गया, है कि नहीं। देखो इसमें डिस्टल, और इसको क्या बोलते हैं, दूर वाले हिस्से को हम डिस्टल बोलते हैं। अब डिस्टल फर्दर द मिडल मतलब दूर, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंट्स विद द रेडियस एंड अल्ना। जो रेडियस और अल्ना बोन्स कहां से जॉइंट होते हैं, ह्यूमरस और ये बीच में, तो ये कोहनी में ही तो जुड़े होते। तो ये कोहनी के इधर वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, डिस्टल है। अब देखो साफ साफ, ये वाला तुम्हारा हिस्सा पूरा डिस्टल है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा प्रॉक्सिमल है। इज दैट क्लियर। ओके बच्चों, अब डीप क्या है, डीप का मतलब है देखो, जो अगर हम सरफेस से अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखो अब जैसे ये हमारा एक सरफेस, ये हमारा बॉडी का एक सरफेस एरिया है, तो उसको हम सुपरफिशियल में रख देते हैं। जैसे क्लोजर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब लाइक स्किन हटाए तो ऊपर ऊपर क्या है, वो सरफेस दिख रहा। अब वो सरफेस के अंदर की तरफ वो क्या हो जाएगा, सरफेस के बहुत अंदर डीप हो जाएगा, यानी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के सरफेस से बहुत
इनसाइड अगर आप जाके स्टडी कर रहे हैं तो डीप करेंगे। सुपरफिशियल मतलब सरफेस सरफेस अगर पढ़ रहे हैं तो वो सुपरफिशियल होगा। ओके बच्चों, अरे बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कौन बना सकता। चलो, प्लेन ऑफ द बॉडी, प्लेन क्या, अच्छा हमारे अब कुछ बॉडी प्लेन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बॉडी प्लेन, जैसे कि हम बॉडी को डिवाइड करके स्टडी करते हैं तो वो तुम्हारे प्लेन होते हैं, ठीक है। वो जहाज वाला प्लेन नहीं, यहाँ पे हम जैसे हम किसी को डिवाइड कर दे, बॉडी को ऐसे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना चाहते हैं तो वो हमारे प्लेन होते हैं। अब इमेजिनरी प्लेन जैसे होते हैं, लाइक देखो, अब मीडियल प्लेन क्या है, मीडियल प्लेन क्या है बच्चों, दिस प्लेन डिवाइड इन द बॉडी इनटू द राइट एंड लेफ्ट। अब हम अपनी बॉडी को ऐसे ये करके राइट अलग कर दे, लेफ्ट वाला पार्ट अलग कर दे, यहाँ सेंटर बॉडी से राइट पार्ट अलग कर दे, लेफ्ट पार्ट अलग, तो वो मीडियल प्लेन होगा। यानी इसमें हम बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं बीच से, ठीक है। अब सैजिटल प्लेन जिसको लैटरल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल एंड रनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी इसमें क्या करते हैं, सैजिटल प्लेन में फ्रंट टू बैक डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसको दूसरा नाम है फ्रंटल प्लेन। इसमें कॉर्नर फ्रंटल प्लेन अ वर्टिकल रनिंग फ्रॉम साइड टू साइड डिवाइड इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब इसको हम फ्रंट और बैक डिवाइड करते हैं, जैसे यहां से हमने डिवाइड कर दिया, एक फ्रंट पार्ट अलग हो गया, बैक पार्ट अलग हो गया, पोस्टीरियर और इंटीरियर, पोस्टीरियर वाला पार्ट आगे हो गया, सॉरी जो वेंट्रल वाला पार्ट तुम्हारा आगे हो गया, पोस्टीरियर पार्ट तुम्हारा पीछे हो गया, ठीक है, वेंट्रल और डॉर्सल। तो ये चीजें जो है देखो, यहां से हमने डिवाइड किया ना ऐसे बॉडी को ये करके, अब आगे चेस्ट वाला पार्ट आगे कर दिया, बैक वाला पार्ट पीछे, तो ये तुम्हारा फ्रंटल प्लेन हो गया। क्या हो गया बच्चों, फ्रंटल प्लेन। हम इसको डिवाइड करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शंस को अलग अलग। ओके बच्चों, अब ट्रांसवर्स प्लेन देख लेते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, इट डिवाइड द बॉडी ऑफ द अपर सेक्शन एंड द लोअर सेक्शन। एक तरीके से हम सुपीरियर और इंफीरियर को डिवाइड करते हैं। अभी मैंने बताया था आप लोगों को सुपीरियर इंफीरियर क्या है, ऊपर वाला हिस्सा पूरा आपका क्या है, सुपीरियर है, अपर लिम्ब क्या है आपका, सुपीरियर है, निचले वाला पार्ट क्या है, इंफीरियर है, आपके लोअर लिम्ब क्या है, इंफीरियर में आते हैं। तो यानी अगर बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड करेंगे, ऊपर का पार्ट अलग नीचे का पार्ट अलग, तो तुम्हारा कौन सा आ जाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन। कौन सा आ जाएगा बच्चों, ट्रांसवर्स प्लेन। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस प्लेन इज पैरेलल टू ग्राउंड एंड डिवाइड द बॉडी ऑफ अप एंड डाउन। यानी बॉडी अप मतलब ऊपरी हिस्सा को अलग कर देंगे, डाउन मतलब निचले वाले हिस्से को अलग, तो ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा। इस सेक्शन में अगर आप करेंगे ये, तो ये तुम्हारा हो गया ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टली प्लेन। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। और इसका दूसरा नाम भी है ट्रांस एक्सियल प्लेन और एक्सियल प्लेन, ये भी बोल सकते। कई क्वेश्चन आ जाए भाई व्हाट इज एक्सियल प्लेन, और उसमें कई सारे ऑप्शन दिए हों तो आप हॉरिजॉन्टली ऑप्शन को करेक्ट करिएगा, ठीक है। इसके दूसरे नाम ट्रांस एक्सियल प्लेन और एक्सियल प्लेन, ये भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट डिस्कस कर ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक हम बॉडी को एंगल में डिवाइड करते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अगर एंगल में डिवाइड कर रहे हैं तो वो तुम्हारा ऑब्लिक प्लेन होगा। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये, तो ये सब क्या है, एंगल में डिवाइड कर रहे हैं ना, ऐसे तिरछा ये करके, तो वो तुम्हारा क्या है बच्चों, ऑब्लिक प्लेन। द ऑब्लिक प्लेन इज अ प्लेन दैट कैन एनी एंगल, यानी किसी भी एंगल में अगर आप बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं तो वो तुम्हारा ऑब्लिक प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल एंगल का तो मतलब यही हो गया ना कि वर्टिकल भी हो गया, लाइक सीधा भी दिख रहा, और हॉरिजॉन्टली भी, तो दोनों के बीच से जो, दोनों के बीच का जो चीजें होती है वो ऑब्लिक होता है, एंगल। ओके बच्चों, चलो अब हमारी कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन है जो है हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंसी रखते हैं। ये हर एक मेडिकल स्टूडेंट को आना चाहिए। अब जैसे पेशेंट को कोई कंडीशन हो गई या कोई हमें डिजीज स्टडी करना है, तो हमें उस बॉडी को किस पोजीशन में लेटाना है या क्या करना है, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे एक हार्ट अटैक वाले पेशेंट, लाइक
किसी को हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी आ गया, तो अब उसको हमें सीपीआर देना है, तो किस पोजीशन में बॉडी रहनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें स्टडी करना। ठीक है, तो दो तीन जो हमारी बेसिक पोजीशंस हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो लेट्स डिस्कस एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन क्या है? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, द सुपाइन पोजीशन मींस लिविंग हॉरिजॉन्टली विद द फेस एंड टॉर्सो फेसिंग अप, यानी जो आपके टॉर्सो है, टॉर्सल्स हैं, वो सब ऊपरी ऊपर की तरफ होना चाहिए, फेस भी आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर किसी बॉडी को आपको ऐसे रेस्ट करना, लेटाना है, तो उसके जो है ऐसे पाम, वो सॉरी आपके फेस और टो जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। आप इसमें देख पा रहे हैं, देखो इसका फेस ऊपर के साइड है, ये पैर के फिंगर्स भी ऊपर के साइड है, तो ये पूरी बॉडी ऊपर के साइड रेस्ट कर रही है। तो ये तुम्हारा बच्चे कौन सा सुपाइन पोजीशन हो गया? कौन सी पोजीशन हो गई? सुपाइन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन क्या है? प्रोन पोजीशन में एनाटॉमी, द प्रोन पोजीशन, अ पोजीशन ऑफ द बॉडी लाइंग फेस डाउन। अब इसी को उल्टा कर दो, इसी को बच्चों प्रोन पोजीशन को आप जस्ट उल्टा कर दो तो बन जाएगा आपका प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन को आप उल्टा कर दो तो बन जाएगा आपका प्रोन पोजीशन। लाइंग फेस डाउन, देखो अब इसका फेस ना नीचे साइड है, डाउन नीचे साइड है, इसकी टॉ भी नीचे साइड है, तो ये अगर बॉडी आपकी नीचे लाइक डाउन साइड लाइन कर रही है तो वो तुम्हारा प्रोन पोजीशन हो गया। ओके बच्चों, लिथोटॉमी पोजीशन क्या है? लिथोटॉमी पोजीशन ऑफ द ऑफ्टन यूज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड द सर्जरी ऑफ द pelvis area that involves lying your back with the legs flexed the 90 degrees at, यानी आपके पैर यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चे, ये देखो ये बॉडी आपकी रेस्ट कर रही है, ये आपके पैर 90 डिग्री पे फोल्ड हुए हैं, और ये जैसे लाइक डिलीवरी की कंडीशन में यूज किए जाते हैं, या तो लाइक कोई सर्जरी पेल्विस एरिया में है, कोई पेल्विस रीजन में कोई सर्जरी है, तो उस लिए ये पोजीशन यूज करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, लिथोटॉमी पोजीशन समझ में आया? लिथोटॉमी पोजीशन। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी कैविटी। हमने देखो अभी हमने पढ़ा, प्लेन पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिए, लेटरल व्यू पढ़ लिए, जो आपकी बॉडी के व्यू हैं वो भी पढ़ लिए, सब डिविजन ऑफ एब्डोमेन पढ़ लिए, सारे ऑर्गन सिस्टम बेसिक डिस्कस कर लिए। तो अब हम सबसे इसको डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटी। ये भी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा इंट्रोडक्शन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यही होता है कि बच्चों हम उसमें बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उसका बेसिक पार्ट। ठीक है, तो आज हम अब हम बॉडी कैविटी के बारे में, जैसे अभी तक हमने सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था, वैसे हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बेटा। हाँ, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी है क्या यार? ये किस चीज का नाम है? चलो ये तो अचानक सा बॉडी कैविटी, बॉडी, चलो हम बताते हैं ना, रविंदर सर हैं, सारे टॉपिक क्लियर करके जाएंगे। एक एक टॉपिक को ऐसा इतना इजी कर देंगे, इतना इजी कर देंगे, क्योंकि लोग ये कहने लगे कि रविंदर सर हैं, मेडिकल सिखा के जाएंगे। किसी भी कोर्स का बच्चा हो मेडिकल में, सबको जिसको समझ में नहीं आता, आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता, पर अब अगर आपके दोस्त यार कोई भी इस बात को कह रहा है कि भाई मुझे मेडिकल में यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे ले जाके रविंदर सर के लेक्चर दिखा दो, उसको ले जाके बायोकेम एक्सपर्ट चैनल दिखा दो, वो भैया अपने आप ही मेडिकल सीख जाएगा, वो अपने आप ही मेडिकल सीख जाएगा। ठीक है, उसे बोल देना कि 10 दिन 15 दिन लगातार वीडियोस रविंदर सर की देख लो, तुम्हें एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इतना इजी करके हर एक टॉपिक को पढ़ाते हैं। ओके बच्चों, the body cavity is a fluid filled space inside the body that hold and protects the internal organs, यानी आपकी बॉडी में जो कहीं कोई खाली स्पेस है और वहां पे फ्लूइड फिल्ड है और उसमें कोई ऑर्गन सिचुएटेड है, तो उसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। बॉडी कैविटी जैसे आपका ब्रेन है, आप अपनी खोपड़िया को ऐसे बाहर निकालेंगे, अपनी खोपड़िया को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि वहां पे ब्रेन रखा हुआ है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है? ब्रेन रखा हुआ है, और ब्रेन के बाहर क्या होगा बच्चों? फ्लूइड फिल है, फ्लूइड भरा हुआ है। यानी क्या करता है कैविटी?
यानी एक ऑर्गन्स को सिचुएट किए हुए, और फ्लूइड क्या करता है कि भाई उसको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं। तो यानी बॉडी कैविटी इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी आपकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है और होल्ड करता है, उनको रखता है कि नहीं। ओके बच्चों, ह्यूमंस द कैविटी आर सेपरेटेड द मेम्ब्रेन एंड द अदर स्ट्रक्चर्स। अब इन जो है बॉडी कैविटी में एक मेम्ब्रेन होती है कि किसी दूसरे कैविटी का फ्लूइड किसी दूसरी कैविटी में न चला जाए। देखो लंग्स है, लंग्स के जहां पे लंग्स एक ऑर्गन्स है, क्या है, ऑर्गन्स है। अब उन लंग्स को अगर हम निकाल लें तो एक खाली स्पेस बचेगा, नहीं बचेगा, तो वो क्या है बच्चों, कैविटी ही तो है, वो क्या है, कैविटी है। बट उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है जो इसको एक सेपरेट करती है कि किसी दूसरे ऑर्गन्स का फ्लूइड इस ऑर्गन्स के उस पर ना मिक्स हो। The two largest human body cavity are the ventral cavity and dorsal cavity। आपकी बॉडी में दो कैविटी होती हैं, जो मेन कैविटी होती है वो दो कैविटी, अब इनके सब डिविजन्स भी होते हैं बच्चों। अब मेन कैविटी एक तो तुम्हारी जो है वेंट्रल सामने की कैविटी हो गई, एक डॉर्सल कैविटी पीछे की कैविटी हो गई। ओके ठीक है, डॉर्सल मींस बैक कैविटी, वेंट्रल मींस सामने की कैविटी। अब इन कैविटी में क्या क्या है देखो। अच्छा एक चीज बताओ, ये आपके हाथ में कहीं कैविटी है, इसमें कहीं कोई ऑर्गन्स है यार, कोई बता रहा यार मेरे दोस्त का तो दिल यहाँ पे नहीं, चेस्ट में ना होके उसका तो हाथ में है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। ओके, डॉर्सल पोस्टीरियर कैविटी, अब देखो हम पढ़ते हैं डॉर्सल कैविटी क्या है। द डॉर्सल कैविटी इज द पोस्टीरियर और द बैक ऑफ द बॉडी डिवाइडेड टू सेक्शन। इनको हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जो आपका बैक साइड है उसमें कौन कौन से कैविटी आते हैं देखते हैं। एक तो क्रैनियल कैविटी आ जाता है, एक तो तुम्हारा क्रैनियल कैविटी आ जाता है, दूसरा स्पाइनल कैविटी। क्रैनियल कैविटी ये वाला हिस्सा देखो, ये ब्रेन वाला हिस्सा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सामने है, सामने नहीं है, ये बैक की तरफ है। तो ये जो क्रैनियल हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बच्चों, वो क्रैनियल कैविटी किस में आता है, डॉर्सल कैविटी में। किस में आता है, डॉर्सल कैविटी में। और क्रैनियल कैविटी ही तो आपका ब्रेन कंटेन करता है, ब्रेन को होल्ड करता है। सही बात है, ब्रेन को होल्ड करता है ना कौन, क्रैनियल कैविटी कंटेन्स द ब्रेन, ब्रेन को रखता अपने पास। स्पाइनल कैविटी कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड, कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड। अब वेंट्रल कैविटी देखते हैं। वेंट्रल कैविटी, अब ये खत्म हो गया, डॉर्सल कैविटी खत्म इन। अब वेंट्रल कैविटी में, वेंट्रल कैविटीज या एंटीरियर हिस्सा भी तो बोलते हैं। द वेंट्रल बॉडी कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी कैविटी दैट इज एन एंटीरियर फ्रंट एस्पेक्ट द ह्यूमन बॉडी, सामने वाला हिस्सा। इट इज द मेड अप ऑफ थोरैसिक कैविटी। इसमें सबसे पहले थोरैसिक कैविटी है, फिर दूसरा एब्डोमिनो पेल्विस कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विस कैविटी में मतलब तुम्हारा एब्डोमेन का भी हिस्सा और पेल्विस का भी हिस्सा, इसमें दो कैविटी है इंक्लूड है। ओके बच्चों, द एब्डोमिनो पेल्विस कैविटी फर्दर डिवाइडेड इनटू एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विस कैविटी। जो एब्डोमिनो पेल्विस कैविटी है बच्चों, उसको फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी हो गया, दूसरा तुम्हारा पेल्विस कैविटी। अब ये कौन कौन से ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं, होल्ड करते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ये हो गया, ओके बेटा। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी तुम्हारा चेस्ट वाला रीजन, चेस्ट वाला रीजन। आप यहाँ पे देखो, ये क्या है बच्चों, आपका थोरैसिक कैविटी तो है, क्या है ये आपका थोरैसिक कैविटी है। अब इसमें देखो ये लंग्स भी हैं, ये लंग्स भी हैं, ये तुम्हारा हार्ट भी है। अरे यहाँ तो हार्ट नीला हो गया, हरा हो गया। ओके बच्चों, तो अब जो तुम्हारा थोरैसिक कैविटी, योर थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, इसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। स्पेस इन द इनसाइड योर थोरैक्स चेस्ट एंड द कंटेन्स योर। अब ये क्या क्या थोरैसिक कैविटी क्या क्या कंटेन करता, हार्ट, लंग, एसोफेगस एंड ट्रैकिया, ये सारे ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं। कौन, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लंग्स जो फेफड़े, एसोफेगस जो आप खाना खाते हैं ना, वो खाने को लेके पेट तक पहुंचाता है, स्टमक तक पहुंचाता है, एसोफेगस। ट्रैकिया जो आप सांस लेते हैं, लंग्स तक कौन पहुंचाता है, ट्रैकिया, सांस वाला पाइप। ठीक है बच्चों, ये किसमें आ गया तुम्हारा, थोरैसिक कैविटी में। ये सारे ऑर्गन्स किसमें आ गए तुम्हारे, थोरैसिक कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी कंटेन द स्टमक। ये वाला हिस्सा बच्चों तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा
एब्डोमिनल कैविटी आता है, यहीं पे तुम्हारा स्टमक होता है। क्या होता है बच्चों? यहीं पे तुम्हारा स्टमक होता है। अब ये जैसे देखो, ये वाला हिस्सा तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी में आता है, तो यहीं पे तुम्हारा स्टमक होता है, लाइक, है कि नहीं? यहीं पे तुम्हारी इंटेस्टाइन होती है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पे तुम्हारा लीवर भी होता है, यहीं पे तुम्हारा छोटकू सा लीवर भी पड़ा है। वैसे छोटा नहीं होता, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का। और अगर ग्लैंड्स में देखा जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, सबसे बड़ा, सेकंड दूसरा बड़ा ऑर्गन्स होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, मोस्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ पार्ट तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का भी होता है, लाइक कुछ क्या मतलब एक तरीके से 70% आपका पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का किस में आता है? तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी में। किस में आता है? एब्डोमिनल कैविटी में। इतना क्लियर हुआ ना बच्चे? थोरैसिक कैविटी क्लियर हो गया, एब्डोमिनल कैविटी क्लियर हो गया। एक एक वर्ड समझा के जाएंगे, एक एक बेसिक टॉपिक समझा के जाएंगे। आज इस लेक्चर में दोबारा कभी कैविटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओके बच्चों, एग्जाम फोड़ के आ जाना, रविंद्र सर का लेक्चर देख के एग्जाम सब फोड़ के आ जाना। पेल्विस कैविटी क्या है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी कंटेन यूरिनरी ब्लैडर, रेस्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब तुम्हारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहां पे होते हैं? इस हिस्से में। कहां पे होते हैं? इस हिस्से में। यानी पेल्विस कैविटी का मतलब है ना, पेल्विस रीजन यही तो होता है तुम्हारा। ओके बच्चों, ये वाला हिस्सा ही तो होता है ना पेल्विस रीजन। तो अभी इस रीजन में कुछ पार्ट तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का आ जाता है, बाकी इसमें यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर होता है ऐसे यूरिन को स्टोर करने वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें समटाइम्स के लिए तुम्हारा यूरिन स्टोर हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा यूरिन स्टोर हो जाता है। फिर जब ये भर जाता है तब आप फिर जानते हैं कि फिर आप उसको एक्सक्रीट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, सुसु। रेक्टम भी कुछ टाइम जो है स्टूल को स्टोर करता है, जो आपका जैसे लाइक लार्ज इंटेस्टाइन है ऐसे करके, तो कुछ पार्ट जो तुम्हारा रेक्टम का होता है। रेक्टम क्या करता है? टेम्परेरी तुम्हारे बॉडी में वेस्ट को स्टोर करता है, जिसको बोलते हैं स्टूल या पोटी जो भी है, ठीक है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी रखते हैं, यहीं पे होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव कहाँ होते हैं? ठीक है, यहीं पे तो होते हैं ना। ओके बच्चों, ये तुम्हारा पेल्विस कैविटी हो गया। ये तुम्हारा पेल्विस कैविटी कंटेन क्या क्या उस कंटेन करता है? यूरिनरी ब्लैडर को कंटेन करता है, रेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को, रेक्टम को, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी कंटेन करता है बच्चों। बॉडी, ये पेल्विस कैविटी हो गया बच्चों। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, क्योंकि हर एक पर्सन को अगर जो लाइक जिसको नहीं समझ में आता मेडिकल में, अगर आप छोटा सा काम करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, रिलेटिव्स को शेयर करेंगे, तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि वो भी फिर कहने लगे कि यार मेडिकल भी मुझे बहुत आसान लगने लगा, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। ठीक है, ओके बच्चों, जय हिंद।